May I come in, sir? Yes, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. Have seat. Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए, नाम को गोपनीय रखते हुए। सर मैं राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। मैंने अपनी 10th क्लास सेंट पॉल स्कूल आसिन भिलवाड़ा से की है। 12th क्लास गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसिन भिलवाड़ा से की है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मेरे सब्जेक्ट्स रहे थे। इसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन परिष्कार कॉलेज जयपुर से किया है बीएससी मैथमेटिक्स से, और 2019 के अंदर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। हाल ही के अंदर मेरा चयन राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में हुआ है और मुझे योग करना अच्छा लगता है, सर। ठीक है, सेंट पॉल स्कूल आसिंद से आपने पढ़ाई की है, तो मुझे ये बताइए कि जो क्रिश्चियन लोग हैं सर, इनके सर्वोच्च धर्म गुरु का नाम क्या है? सर शायद इन्हें पोप कहा जाता है, सर। अभी कौन है? सॉरी सर, जानकारी नहीं। ठीक है, इनके कोई 2-3 प्रसिद्ध त्योहारों के नाम बताइए। सर जैसे क्रिसमस होता है, गुड फ्राइडे कहा जाता है, और जैसे जो नववर्ष जो होता है उस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ है, ऐसा भी। सॉरी सर, ये 2 मुझे अभी याद आ रहा है। ईसा मसीह का बर्थ क्रिसमस डे होता है या क्या होता है? क्रिसमस डे क्या है? क्रिसमस डे के दिन। ओके, गुड फ्राइडे क्या है? गुड फ्राइडे सर जो 21 मार्च के बाद जो पूर्णिमा के बाद जो फ्राइडे आता है उसे गुड फ्राइडे कहा जाता है, सर। और ऐसा माना जाता है गुड फ्राइडे के दिन जो ईसा मसीह की जो डेथ हुई थी उसके बाद एक चमत्कारिक रूप से उनका पुनः आगमन हुआ था, तो उसे गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। क्या इस स्कूल को माइनॉरिटी स्कूल का दर्जा प्राप्त है? नहीं सर। क्या होती है माइनॉरिटी स्कूल या शिक्षण संस्थान? सर माइनॉरिटी स्कूल जहां तक मेरी जानकारी ऐसी स्कूल्स होती हैं जहां पर स्पेसिफिक उस माइनॉरिटी कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए उनके कल्चर को कंजर्व करने के लिए जो काम किया जाता है वो माइनॉरिटी स्कूल्स कहा जाता है, सर उसे। ओके, क्या भाषा के आधार पर रिजर्वेशन का कहीं प्रोविजन हुआ है भारत में? भाषा, कल्चर, इनके आधार पे? सर आर्टिकल 29 और 30 जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि भाषाई और रूप से जो अल्पसंख्यक होते हैं वह भी अपनी संस्कृति का संरक्षण करने के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उन पर प्रशासन कर सकते हैं। ठीक है, अभी जम्मू कश्मीर और जो ये इलाका है वहां पे कुछ लोगों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है और उसका विरोध वहां के गुज्जर बकरवाल समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। इस इश्यू को जानते हैं क्या आप? सर जहां तक मेरी जानकारी है जो वहां पर जैसे 370 हमने हटाया था तो वहां पर जो उनके मूल निवासी कश्मीरी पंडित माने जाते हैं उन्हें रिजर्वेशन देने की बात हो रही थी ताकि उनका वहां ज्यादा से ज्यादा पुनर्वास हो सके, तो जो स्थानीय कम्युनिटी थी वो इसका विरोध कर रही थी, सर। ओके, आपने चूंकि अपना बीएससी किया मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से, सर, तो मुझे बताइए पास्कल का नियम क्या है? सर पास्कल ने दाब के संबंध में नियम दिया था कि एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है वो 1 पास्कल के तुल्य होता है। एकांक क्षेत्रफल का बल 1 पास्कल के तुल्य। और न्यूटन का और पास्कल में क्या डिफरेंस है? सर न्यूटन ने जो है 3 नियम दिए थे जिसके अंदर जैसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम जिसे कहते हैं, दूसरा जो नियम है उसके द्वारा हम F=ma प्राप्त करते हैं, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, जबकि पास्कल का नियम जो दाब से संबंधित गतिविधियां हो सकती है उसके अध्ययन में किया जाता है, सर। ओके, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये क्या है और इसका कहाँ इस्तेमाल होता है? सर आइंस्टीन द्वारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया गया। इसके अंदर जो अगर हमें तुलना करनी हो तो एक जो गतिविधि हो रही है दूसरे के सापेक्ष स्थिर मानी जाती है। जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का अगर प्रैक्टिकल यूज के रूप में हम देखें तो जैसे कि इंटरसेप्टर व्हीकल जो यूज किए जाते हैं पुलिस द्वारा, तो उसके अंदर किसी व्हीकल की गति क्या है उसको मापने के लिए इस सिद्धांत का ही एक तरह से प्रयोग किया जाता है, सर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी सर, जानकारी। ये E = mc² को एक्सप्लेन कीजिए। सर आइंस्टीन द्वारा इसे आइंस्टीन समीकरण कहते हैं। इसका अर्थ होता है सर E = mc²। इसका अर्थ है कि एनर्जी जो है वो द्रव्यमान और उसकी जो गति होती है उसके वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है, यानी कि ऊर्जा का द्रव्यमान के रूप में रूपांतरण या द्रव्यमान का ऊर्जा के रूप में रूपांतरण पॉसिबल होता है, सर। ओके, सामान्यतः माना जाता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कि सबसे हाईएस्ट स्पीड प्रकाश की है। सर
पर थोड़े समय पहले लगभग 2010-11 के आसपास एक न्यूट्रिनो करके कुछ रिसर्च आया था और उसमें ये कहा गया था कि न्यूट्रिनो प्रकाश से भी फास्ट मूवमेंट करते हैं। क्या होते हैं ये न्यूट्रिनो? सर, इसके बारे में जानकारी। ओके सर, थैंक यू सर। अभी आपका सिलेक्शन एसआई में हुआ है। जी सर। एसआई को है वो बहुत बड़ी रेपुटेशन दी जाती है जो सर। तो आप जो मान लीजिए कि इसमें अलाइड सर्विस में आते हैं तो आप एसआई में रहेंगे या अलाइड सर्विस ज्वाइन करेंगे आप? सर मैं हमेशा से जो चाहता था एक प्रशासनिक या पुलिस सेवा के अंदर जाना चाहता था, तो मैंने अपनी 3 प्रेफरेंस आरएस के अंदर अभी रखी, जैसे आरएस, आरपीएस और तहसीलदार सर्विसेज, और चौथी के अंदर मैं पुलिस सर्विस को ज्वाइन करना पसंद करूंगा सर। ये जो पुलिस प्रशासन के सामने है वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं मुख्य हैं अभी वर्तमान में? सर पुलिस के सामने अभी वर्तमान में देखा जाए तो संगठित अपराध जो है वो सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही वुमन से रिलेटेड जो क्राइम है वो भी बढ़ रहे हैं, तो वो भी एक तरह की चुनौती है। इसके साथ सर साइबर क्राइम भी हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, और जो कम्युनल जो वायलेंस की जो स्थिति होती है वो भी हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं देखी जा रही है सर। ये संगठित और असंगठित अपराध क्या है? सर जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह बनाकर जो अपराध किए जाते हैं उन्हें संगठित अपराध किए जाते हैं, और असंगठित अपराध किसी व्यक्ति विशेष द्वारा जो किया जाता है उसे असंगठित अपराध। अभी सपोज करो कि जो भीलवाड़ा में अभी वो एक बच्ची के साथ में रेप हुआ, फिर उसको जला दिया गया हो, तो उस एरिया की यदि आप एसएचओ हो, उसके थाने के एसएचओ, तो आपकी त्वरित सबसे पहले है वो क्या कार्रवाई होगी उसमें? सर जैसे ही मुझे सूचना मिलती है कि इस प्रकार की कोई गतिविधि हुई है या कोई क्राइम हुआ है, तो मैं मौके पर पहुंचूंगा वहां पर, और एक अनुमान ये लगाया जा सकता है कि इस परिस्थिति के अंदर परिजन जो होंगे आक्रोश की स्थिति में होंगे, या उन्हें समझाना भी मुझे उस टाइम पे कोशिश करनी होगी। तो उस कम्युनिटी के जो मौजूद लोग हो सकते हैं उनसे मुझे बात करनी होगी कि आपकी बच्ची के साथ गलत तो हुआ है, और आपकी जो भी मांग होगी वे प्रशासन तक या आगे तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। पर जिस तरह से उन्होंने जो धरना प्रदर्शन करके रोड को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, वहां से उनको हटाना मेरी प्राथमिकता होगी सर। कई जगह ये देखा जाता है कि जो अपराध प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनकी पुलिस से है वो बड़ी साठ-गांठ होती है। जैसे रिसेंट अभी यहाँ जयपुर का ही एक केस है जिसमें है वो एसएचओ और थाने के कई कांस्टेबल्स को है वो सस्पेंड किया है कि भूमि माफिया से मिलकर है वो जमीन पे कब्जा करवा रहे थे। ऐसी सिचुएशन में है वो आप क्या करेंगे? अब यदि आप जो एसएचओ से ऊपर की पोस्ट पे हैं तो? सर इसके अंदर जो हमारे माननीय यहाँ के जयपुर के कमिश्नर हैं, उन्होंने भी कहा था कि एसएचओस को जो है थाना अधिकारियों को वो भूमाफिया से संबंधित जो लेन देन के मामले होते हैं उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो मामले कोर्ट के अधीन होते हैं। तो एक तरह की चेतावनी देने के बावजूद भी अगर ऐसे जो एसएचओ होते हैं तो उनके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी होगी, जो एक सीनियर ऑफिसर की तरह जो हमारे कमिश्नर ने किया वो उचित कदम था, तो मुझे लगता है वही किया जाता मेरे। राजस्थान में जो संगठित अपराध हैं उनको रोकने के लिए है वो एक विधेयक लाया गया है सर। क्या, कौन सा विधेयक है? सर उसे राको का एक्ट बन चुका है सर, अब राजस्थान ऑर्गेनाइज्ड क्राइम प्रिवेंशन एक्ट इस तरह का नाम है उसका सर। उसमें क्या प्रोविजंस किए गए हैं? उसके अंदर ये प्रोविजन किए गए हैं कि जो भी कोई व्यक्ति संगठित अपराध करते हुए पाया जाता है तो उसे न्यूनतम 5 साल की सजा की जा सकती है, और उसके अगर वो किसी को धमकी भी देता है फिरौती मांगने के लिए तो उस पर भी राकोगा लगेगा। इसके साथ ही कोई पुलिस ऑफिसर अगर संगठित अपराध में उसकी हेल्प कर रहा है तो उसके खिलाफ भी राकोगा के तहत कार्रवाई की जाएगी, उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। इस तरह के कुछ प्रोविजन किए गए। और कौन कौन से है वो एक्ट है वो इस विधानसभा में लाए गए हैं? सर इसके अलावा न्यूनतम पेंशन गारंटी से संबंधित एक्ट भी लाया गया है, जिसके अंदर 1000 रुपए न्यूनतम पेंशन होगी और उसे 15% प्रतिवर्ष बढ़ाया जाएगा। इसके साथ सर जैसे कि गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाया गया, उसके लिए फंड बनाया गया 250 करोड़ रुपए का। इसके अलावा सर महिला प्राधिकरण विधेयक बनाया गया। एक मृत शरीर सम्मान विधेयक को लाया गया, वो क्या है ये? सर इस विधेयक के द्वारा एक कोशिश की गई कि नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब कोई डेथ हो जाती है तो परिजन अपने आक्रोशित होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उस मृतदेह को उसका अंतिम संस्कार नहीं करने देते और उसको लेकर ही सड़क पर या धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं। तो ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए ये लाया गया, जिसके अंदर 6 माह से लेकर 2 साल तक की सजा की। लेकिन इसका विरोध है वो आदिवासी समाज के द्वारा किया जा रहा है सर। क्यों? सर आदिवासी समाज की एक कुरीति होती है मोताना, जिसके अंदर जिसे रक्त मूल्य कहा जाता है। तो उनका मानना है कि ये हमारी जो भी परंपरा रही है उसका एक तरह से उसको गलत इंटरफेयर कर रहा है इसके अंदर, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। बाकी सर
ये विधेयक जो है काफी अच्छा विधेयक है। मोताना होता क्या है मोताना? सर मोताना इस प्रकार से होता है कि जब वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग एक दूसरे को मार देते हैं तो वो ऐसा मानते हैं कि इस व्यक्ति से ये हमारा व्यक्ति इतने रुपए का था, तो उसके आधार पर रुपए की मांग करते हैं और उसके आधार पर वो लड़ाई करते हैं, तो ये मोताना कहलाता है सर। थैंक यू सर। अभी हम राजस्थान सरकार के एक्ट की बात कर रहे थे सर। राजस्थान सरकार ने जो मनचले लड़के होते हैं सर उनके लिए भी उन पर रोक लगाने के लिए सर। एक एक्ट बनाया है कोई? सर एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, पर ऑपरेशन गरिमा नाम से ये चल रहा है सर, जिसके अंदर हाल ही के अंदर न्यूज में भी मैंने देखा था कि जोधपुर के अंदर केवल कुछ ही समय के अंदर लगभग 40 मंचलों पर इस तरह की कार्यवाही की गई, ताकि अब उनके जब भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेंगे उसके अंदर मनचला शब्द लिखा हुआ आएगा। आपको लगता नहीं इसका मिसयूज भी हो सकता है? सरकार ने ये कहा है कि जो मंचले लोग होंगे यदि उनके ऊपर केस होते हैं तो उनके नाम जो आरपीएससी है और राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड है उनको भेजे जाएंगे ताकि सरकारी नौकरी में उन्हें नहीं लिया जाए। आपको लगता नहीं इसका मिसयूज बहुत अधिक होगा? सर अभी जहां तक मुझे लगता है कि अभी ये रूपरेखा भी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि मनचला होने के बाद उसकी नौकरी के अंदर क्या प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि एक इनिशियल लेवल पर जो इस तरह के गतिविधि के लोग हैं उनको डराने के लिए हम कर रहे हैं, बाकी जब तक अभी एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि क्या दिक्कत होगी इसके बारे में कहा जाना मुश्किल है। मंचले की अगर परिभाषा देने को कहा जाए, आप क्या परिभाषा देंगे? समाज के सर ऐसे असामाजिक लोग या असामाजिक तत्व जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का क्राइम किया जाता है, जो आम जन है उनको परेशान किया जा रहा है, विशेषकर जो महिलाएं हैं उनके साथ उन्हें स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जा रहा है उनके साथ, तो उस कंडीशन में ये शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए। सरकार ने अभी छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी है सर, आपकी क्या राय है इस पर? क्या सोचते हैं आप, सही किया या गलत किया सरकार ने? सर जो ये नीति निर्माण के निर्णय होते हैं काफी सोच विचार के साथ किए जाते हैं, और निश्चित रूप से जब छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो उस टाइम हम देखते हैं कि काफी लेवल पर जो रैलियां निकलती हैं उसके अंदर क्राइम भी देखने को मिलता है, और नियर हमारे विधानसभा चुनाव भी है, तो एक तरह से आचार संहिता का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाना भी जरूरी है, तो मुझे लगता है कि सही कदम है सर। और यदि ये चुनावी वर्ष नहीं होता तब जारी किया जाना चाहिए था? सर निश्चित रूप से, क्योंकि ये भी एक अंग है हमारे, एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हमें भविष्य के नेता मिलते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने जब इन पर रोक लगाने का आदेश निकाला तब उन्होंने एक कमीशन का नाम लिया, आप जानते हैं उस कमीशन के बारे में? लिंगदो कमीशन। हाँ, बिल्कुल सही। क्या है वो कमीशन? सर लिंगदो कमेटी ने ये कहा था कि जब चुनाव होते हैं तो छात्र संघ चुनाव जब होते हैं तो उसके अंदर क्या क्या सावधानियां या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जो धूम्रपान होता है या इस तरह की जो नशीली चीजें होती है उनका प्रचार में यूज ना किया जाए, जब रैली निकल रही है वो शांतिपूर्वक तरीके से निकले प्रचार के लिए, इस तरह की कुछ गाइडलाइंस दी उन्होंने। आप भीलवाड़ा से हैं सर। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है, क्या वहां कपास का इतना अधिक उत्पादन होता है कि वो वस्त्र नगरी है? सर इसका सबसे बड़ा रीजन हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है, उस वजह से वस्त्र नगरी के रूप में इसे जाना जाता है। अक्सर उद्योग वहीं लगाया जाता है जहां उसे कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाए, लेकिन भीलवाड़ा में ऐसा नहीं है, फिर क्यों यहाँ पर इतना अधिक जो कपड़ा उद्योग है वो विकसित हुआ? सर इसका जो इतिहास से हम कारण देखें तो 1991 के अंदर बॉम्बे वाले रीजन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज का विस्थापन हुआ था, तो उन्हें एक भीलवाड़ा के रूप में कुछ इंडस्ट्रीज स्थापित हुई। बाद में मुझे लगता है ऐसी एक चेन स्थापित हुई जिससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज स्थापित होने लगी, इस वजह से वस्त्र नगरी के रूप में हमारी पहचान। क्या भीलवाड़ा से एक नया जिला बनाने की आवश्यकता थी या सिर्फ राजनीतिक फैसला था? सर मुझे लगता है कि जो नया जिला बनाया जाता है उसके अंदर बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि जिले से डिस्टेंस कितनी है, तो अगर हम शाहपुरा की अगर बात करें जो अभी बनाया गया है तो 50 किलोमीटर से उसकी अधिक डिस्टेंस है। इसके साथ ही भीलवाड़ा भी एक अपने आप में काफी बड़ा जिला है, तो प्रशासनिक एक तरह से विकेंद्रीकरण या योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए, कानून व्यवस्थाओं को अच्छे तरीके से बनाए रखने के लिए मुझे लगता है ये काफी अच्छा डिसीजन। कौन कौन सी तहसीलें शामिल की गई है शाहपुरा में? सर शाहपुरा के अंदर शाहपुरा तहसील खुद, सहाड़ा तहसील, और बस सर अभी मुझे वो ही याद है। कोई नहीं, आखिरी प्रश्न मेरा, अभी कुछ समय पहले आप जिस कॉलेज से पढ़े हैं सर उसके और राजस्थान विश्वविद्यालय के मध्य एक विवाद हो गया था, और राजस्थान विश्वविद्यालय ने कहा कि परिष्कार कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले छात्र एक बार देख ले क्योंकि वो अब हमसे संबद्ध नहीं है। क्या विवाद था वो, और वो क्या वो सॉल्व हो गया? सर वो अभी 16 तारीख को ही सॉल्व हुआ है, और विवाद ये था कि परिष्कार कॉलेज एक ऑटोनोमस कॉलेज के रूप में बदल गया था, तो उन जो हमारे कॉलेज वाले जो सर थे उन्होंने हमें ये कहा कि हमें यूजीसी से सीधी परमिशन लेनी होती है, हमें ऑटोनोमस अगर मान्यता लेनी होती है,
जबकि राजस्थान विश्वविद्यालय का ये पॉइंट था कि उन्हें हमसे भी जो हमारी कुछ फीस होती है वो पे करके ही परमिशन लेनी होगी। इस तरह का कुछ विवाद था जो अभी सॉल्व हो चुका है। सर प्लीज। आपका इंटरव्यू सेंट पॉल से स्टार्ट हुआ। सर एक और सेंट है गोवा में जिनकी बॉडी अभी तक प्रिजर्व्ड है, कौन सी है वो? सॉरी सर, जानकारी नहीं। सेंट जेवियर्स का नाम सुना है? सर बिल्कुल। उनकी बॉडी है। ऐसे ही एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर, उनकी बॉडी क्रेमलिन में रखी गई है, रेड स्क्वायर मॉस्को, कौन है वो? सॉरी सर, जानकारी नहीं। माइनॉरिटीज की भी बात कर रहे थे अपन। सर पारसी अपने आप को माइनॉरिटी मानते हैं? सर वो उन्हें सम्मिलित तो किया ही गया है माइनॉरिटी के अंदर। और मेरे ख्याल से वो सबसे बड़े फिलांथ्रोपिस्ट हैं वो इंडिया के। सर वो अपने आप को क्यों नहीं मानते हैं सर या ना कभी क्लेम करते हैं माइनॉरिटी के लिए? सर जहां तक मुझे लगता है कि पारसी समुदाय जो है काफी समृद्ध समुदाय, एजुकेशन लेवल पे भी और आर्थिक लेवल पे भी देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि पारसी समुदाय ऐसा मानता है कि हमें उद्योग क्षेत्र में कार्य करके ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए वे अल्पसंख्यक जो चीज होती है उससे लेने से बचते हैं। पारसी कौन से रिलीजन फॉलो करते हैं? सॉरी सर, ज्यादा जानकारी तो नहीं, शायद ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। और पूजा किसकी करते हैं? सॉरी सर, जानकारी। चलिए धार्मिक बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इनको आप अगर क्रम वाइज रखेंगे तो कैसे रखेंगे? ओल्डेस्ट फर्स्ट? सबसे ओल्ड को पहले रखना है सर। सर सबसे पहले हिंदुइज्म को रखा जा सकता है, दूसरे नंबर पे इस्लाम धर्म को रखा जा सकता है, तीसरे नंबर पर बौद्ध धर्म को रखा जा सकता है, चौथे पे जैन को रखा जा सकता है। और सर अभी मुझे यही सीखना है। चलिए पास्कल और न्यूटन की बात भी हो रही थी। सर पास्कल और न्यूटन साइंटिस्ट थे। सर ये किस यूनिट का नाम है? मतलब पास्कल सर मेजरमेंट ऑफ यूनिट होता ना जैसे, सर पास्कल किसका है? सर दाब का मात्रक पास्कल होता है और न्यूटन बल का मात्रक होता है। ओके, तो दाब का जो है पर स्क्वायर सेंटीमीटर भी करा जा सकता है। ओके, और न्यूटन जो है फोर्स का है, तो ग्राम न्यूटन जो भी है। तो ये पास्कल और न्यूटन नाम क्यों रखे गए? ये कौन से यूनिट्स कहलाते हैं? सर ये एसआई यूनिट जो स्टैंडर्ड डी यूनिट जो होती है इंटरनेशनल लेवल पे, उसके आधार पर हम ये ज्यादा इनका प्रचलन होता है। बाकी इनके अलग चेंज भी किए जा सकते हैं, जिन्हें सीजीएस, एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के रूप में भी बदला जा सकता है। एक फुट पाउंड सिस्टम होता है, दूसरा और कौन सा सिस्टम? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्या बोलते हैं उसको? सर मैं समझ नहीं पाया किस संदर्भ में पूछ रहे हैं। एफपीएस सिस्टम एक है सर जो आपने फुट पाउंड सिस्टम बनाया सर है ना, दूसरा आप किलोमीटर बोलते हैं, सेंटीमीटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं? सॉरी सर मैं ओके, नो प्रॉब्लम। आइंस्टाइन की भी बात हुई थी। सर आइंस्टाइन के ब्रेन को प्रिजर्व करा हुआ है सर क्रायोजेनिक एटमॉस्फेयर में। सर क्यों? सर शायद भविष्य में रिसर्च करने के लिए कि किस तरह से। चलिए राजस्थान आते हैं अपन। राजस्थान में आजकल आप सब इंस्पेक्टर हैं, सर ज्वाइन कर लिया आपने? सर नहीं, ज्वाइन नहीं हुआ। एनीवे, एक वज्र प्रहार के नाम से एक चल रहा है सर। योजना नहीं है, मतलब एक अभियान चल रहा है सर। हाँ, क्या है ये अभियान? या सॉरी सर अभियान ये जो जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, ये जो अवैध जो हथियार होते हैं उनके खिलाफ चल रहा है सर, उनको पकड़ने के लिए, इस तरह के लिए चल रहा है सर। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, चेन स्नैचिंग को भी अब एक अपराध माना जाए सर। सीरियस अपराध, सर कैसे? सर अभी जो संशोधन हुए हैं आईपीसी के अंदर, मतलब जिस तरह से हम नया बिल लेके आ रहे हैं पूरी तरह से, तो उसके अंदर भी चेन स्नैचिंग को एक अपराध माना जा रहा है, गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जा रहा है। इसके जो मैं कुछ मानवीय कारण जो मैं मानता हूँ, इसके अंदर जो भारतीय संस्कृति जो रहती है वो सोने को अपना एक आकस्मिक स्थिति के अंदर या आपातकालीन परिस्थिति के अंदर अपने लिए रखती है। तो जब इसकी जब चोरी की जाती है तो उसके परिवार पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसलिए इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप चूंकि पुलिस में चयनित हो चुके हैं, जी सर। तो खुद को आप एसएचओ माने, थानेदार। जी सर। हमें अपना शिष्य मान लीजिए
और ये जो तीनों कानून अभी बदले गए हैं इनको एक्सप्लेन कीजिए। सर आईपीसी इस संबंध में- आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इनको बदला गया है, इनके जी सर। स्थान पे नए एक्ट लाए गए हैं। जी सर। तो हमें अपना शिष्य मान करके और एक्सप्लेन कीजिए आप। सर जैसे सर भारतीय दंड संहिता जो है उसके अंदर अब चेंजेस हो चुके हैं। अब ये 511 धारा के स्थान पर अब 356 धाराएं होगी, जिसके अंदर जो ऐसे कानून जो अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जरूरी नहीं है उनको हटा भी दिया गया है, कुछ नए प्रोविजन भी जोड़े गए हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं तो जैसे चेन स्नैचिंग हो सकता है, मॉब लिंचिंग हो सकता है, जो राजद्रोह जो 124A था उसे हमने हटा दिया है। तो इस तरह के हमने संशोधन किए हैं। इसके साथ ही जैसे पुलिस के संदर्भ में हम बात करें तो 30 दिन के अंदर चार्जशीट को पेश किया जाना और 3 साल के अंदर जो ट्रायल होता है उसे कंप्लीट किया जाएगा। इस प्रकार के चेंजेस देख सकते हैं सर। और सीआरपीसी के अंदर भी सर कुछ जो अनावश्यक जो प्रोसीजर थे उनको चेंज करने की कोशिश की है, पर सर स्पेसिफिक इनके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है सर। ठीक है, आप ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनेंगे? निश्चित रूप से मान लीजिए आप थाने में आए डीएसपी बन करके सर। और मैं वहां पे काम करता हूँ, पुराना हवलदार हूँ सर। और सैलरी तो आप जानती हैं पुलिस में बहुत कम होती है सर। तो मेरी आदत है हफ्ता वसूली करता हूँ मैं, और ईमानदारी से करता हूँ, बता के भाई मैं हफ्ता वसूली कर रहा हूँ, क्योंकि सैलरी टाइम पे मिलती नहीं है, छुट्टी मिलती नहीं है, बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, पुलिस की सैलरी भी नहीं मिलती है। आपने आते ही घोषणा कर दी कि अगर कोई भी हफ्ता वसूली करता है, करप्शन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन मैं तो आपको खुद ही बोलता हूँ साहब, मैं तो लूंगा, मेरा घर नहीं चलता इसके बिना, और आपके आने से हमें बहुत दिक्कत हो रही है, हम आपको सहयोग भी नहीं करेंगे। आप कैसे मोटिवेट करेंगे हमें कि ये हफ्ता वसूली भी ना करें और मनस्थिति बदल जाए मेरी? सर अभी वर्तमान समय में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से महंगाई भत्ता वगैरह बढ़ाया जा रहा है तो एक निश्चित रूप से एक अच्छा जीवन जी सके इतनी सैलरी गवर्नमेंट देने का प्रयास कर रही है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति या जो मेरा सबऑर्डिनेट होता है वो मुझे इस तरह से कहता है कि मैं करूंगा, तो इसके लिए मैं उसे सबसे पहले समझाने की कोशिश करूंगा कि जो हमारी जिसकी हम शपथ लेकर आए हैं पुलिस की आचार संहिता की, उसके अंदर हम कहते हैं कि आम जन में विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तो मैं ये उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि इससे पुलिस की छवि कितनी खराब हो रही है। दूसरा, अगर कल को मैंने ही उनके खिलाफ अगर डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया या एसीबी की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उनको कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी जॉब भी जा सकती है। तो मैं इस तरह से उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। और तीसरा सर, अंतिम विकल्प यही रहेगा कि मैं अपनी इंटीग्रिटी से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकता, मुझे अंतिम विकल्प के रूप में उस पर कार्रवाई भी करनी होगी। तो आप कार्रवाई करेंगे तो आपका कॉपरेट तो कोई भी नहीं कर रहे हैं, हम तो सब आपके खिलाफ हो गए और बिना हमारे आप कुछ कर नहीं पाओगे। सर पुलिस कोई व्यक्ति विशेष से नहीं चलती, ये पूरा एक संगठन होता है। तो संगठन तो आपके खिलाफ है ना, हम तो सब बिना उसके हमारा गुजारा ही नहीं हो रहा है। और आप जानते हैं पुलिस कांस्टेबल को सैलरी कितनी मिलती है, वो भी टाइम पे नहीं मिलती है। आप ठहरे एकदम कड़क ऑफिसर, नए नए ऑफिसर हैं, आपकी अभी ना शादी हुई है ना जरूरतें हैं, हमारे तो बच्चे हैं, बूढ़े आदमी हैं हम। सर मुझे यही लगता है कि इंटीग्रिटी में यहाँ समझौता नहीं किया जा सकता, और जो मैंने पॉइंट बताए उसी पर मुझे अपना डिसीजन रखना। तो आप इस तरह से रहोगे तो फिर तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। सर कोऑर्डिनेशन का जहां तक मुझे लगता है सर कि हो सकता है कि एक व्यक्ति की या दो व्यक्ति की मनस्थिति ऐसी हो, पर पूरे डिपार्टमेंट को मुझे नहीं लगता कि इस तरह से सबकी मनस्थिति हो सकती है। ईमानदार ऑफिसर्स ज्यादा है हमारे पास, पर वही है कि हम मीडिया के अंदर हाईलाइट नहीं हो पाते हैं ऐसे ईमानदार ऑफिसर। तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि मैं कोऑर्डिनेशन करके अपनी टीम को मजबूत कर ही लूंगा सर। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।